पहलवान जी, मंच संचालन जो कर रहे हैं आदरणीय विजेंद्र सिंह जी सिंधु, यहाँ के जितने भी कार्य समिति के प्रमुख सदस्य हैं वो सब लोग, जितने भी लोग यहाँ आते हैं इस धरने को मजबूत करने के लिए, प्रतिदिन जिनका समर्थन इस आंदोलन को निरंतर गति प्रदान कर रहा है वो सब लोग, और सबसे ज्यादा ये मातृशक्ति देश का प्रथम यह आंदोलन रहा जिसमें महिलाओं ने चढ़ बढ़ करके पुरुषों से भी ज्यादा भाग लिया, और ये अध्याय अपने आप में बड़ा स्वर्णिम है और सोने के अक्षरों में से कभी लिखा जाएगा। जब भी कभी आंदोलनों की बात होगी, इससे पहले भी आंदोलन हुए हैं, परंतु खेती बाड़ी को लेकर के, किसानों को लेकर के इससे बड़ा आंदोलन आज तक देश ही नहीं किसी भी देश के इतिहास में भी नहीं हुआ है। ये अपने आप में बड़ी विशेष बात है। अभी सिंधु साहब कह रहे थे कि इस देश की जो सरकार है, जो उसकी कानून है, उसकी व्यवस्था क्या है, उसका वर्णन वो कर रहे थे, वो बता रहे थे। तो किसी कवि ने कभी लिखा कि इस देश की हालत जो बताने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। इस देश की हालत जो बताने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे, और इस देश को बचा लो इन नेताओं से, वरना ये नेता ही कुर्सी को खाने लगेंगे। तो वो जो बात कह रहे थे वो बात बिल्कुल सत्य है, और महज एक सरकार की बात नहीं है, जितनी भी सरकारों ने, चाहे वो किसी भी पार्टी से संबंधित रही हो, लगभग 70 साल से ज्यादा का समय हो गया देश को स्वतंत्र हुए। हम हमारे साथ या हमसे बाद में जो देश स्वतंत्र हुए वो आज हर प्रकार की दौड़ में हमसे बहुत ज्यादा आगे हैं। हमसे छोटे छोटे देश हैं, परंतु जिनके साथ हम अपनी देश की तुलना करें तो हम बहुत ज्यादा पीछे उन देशों से हैं। कारण क्या रहा? कारण यही रहा कि जो भी सत्ताधीश या जो भी सरकार इस देश के अंदर आई और जिन लोगों ने भी शासन किया, उन लोगों ने कभी भी देश की जनता को हिसाब किताब दिया ही नहीं। हर लोग आए, मैनिफेस्टो के अंदर कुछ चीजें दिखाई और धरातल के ऊपर कुछ चीजों को उतारा गया। यदि वास्तविकता में उन लोगों ने अपना काम किया होता तो आज आप लोगों को यहाँ इस प्रकार बैठने की आवश्यकता ही नहीं होती। आपके अधिकारों को आपसे वंचित रखने वाला कोई भी नहीं होता। मैं कल का स्टेटमेंट किसी मंत्री का पढ़ रहा था। हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु नारनौंद विधानसभा सीट से उन्होंने इलेक्शन लड़ा और मुंह की खाई, मुश्किल से मेरे ख्याल में जमानत पर जानी बड़ी मुश्किल हो गई थी। और उन्होंने कहा कि वर्तमान स्थितियों को देखते हुए मैं दावे से बात करता हूं कि 2029 तक देश के अंदर भाजपा सरकार का शासन रहेगा। मैं ये कहता हूं सरकार को एक दिन जो है चला पाना मुश्किल हो पा रहा है, वो 2029 की बात करते हैं। और उसके बाद जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, गृह मंत्री भी हैं हरियाणा के अनिल विज, किसानों ने कहा था कि हम जब तक हमारी मांगों को मान नहीं लिया जाता तब तक किसी भी राजनेता को, नेता को कहीं भी हम ध्वजारोहण नहीं करने देंगे, उनको ये अधिकार नहीं है। उन्होंने कल कहा कि देश के अंदर कोई ऐसा माई का लाल ही पैदा नहीं हुआ जो हमें झंडा फहराने से रोक सके। उन्होंने खुली चुनौती दी। वो मंत्री हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं, वो अलग बात है, मैं उसके ऊपर बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा, ना ये मेरा काम है। एक बात और मैं आपको जरूर यहाँ बताना चाहूंगा। बीबीपुर का एक किसान था और ग्राउंड मीडिया एक चैनल था, उन्होंने उस ग्राउंड मीडिया का जो साथी पत्रकार था अजय भारद्वाज, उन्होंने जो बीबीपुर का जो किसान था उसकी बाइट ली। अब किसानों के अंदर जो है बड़ा गुस्सा भरा सरकार के विरुद्ध, ये सबको पता है, आक्रोश है, अभिव्यक्ति है। तो उस किसान ने जो है मुख्यमंत्री के विरुद्ध काफी सारी बातें बोलती, थोड़ी सी अभद्रता भी उन्होंने की, और अगले ही दिन वो चीजें वायरल हुई, क्योंकि ये चीजें बहुत ज्यादा वायरल होती हैं। और जैसे ही वो चीज वायरल हुई, सरकार का जो तंत्र था एक तरफ से खड़ा हो गया और उस किसान के ऊपर राजद्रोह का मुकदमा डाला गया, मानहानि के मुकदमे डाले गए और तुरंत उसको उठा करके जेल के अंदर फेंक दिया गया। और अंत में जाकर के रणदीप सुरजेवाला जो कांग्रेस के बहुत बड़े दिग्गज नेता है, वो आगे आए और कल जाकर के बीबीपुर के उस किसान की जमानत हुई है। कहने का मेरा भाव आपसे इतना ही है, यदि आप भी कहीं बोलते हैं, कोई बात रखते हैं, तो सोच समझ कर आप भी बोले। जो मर्यादा होती है, मर्यादा के अंदर बात कहना बड़ा आवश्यक हुआ करता है। इसका उदाहरण छोटा सा मैं आपको देता हूँ, ये व्यंग्य नहीं है, मैं उदाहरण आपको छोटा सा ही दे रहा हूँ। एक गांव में जो है दो मंडली बैठा करती, एक थे मोदड़ नरे कहेंगे ज्ञानी का, दूसरे थोड़े से पढ़े लिखे सभ्य लोग थे। तो वो लोग बैठे थे, तो जो है गांव की थोड़ी का कराड़ा क्या लेने के लिए उसने तो उनकी देख लिया। तो मोलड़ थे,
उनकी देख लिया मैं बटे हुआ या बात कर गए उनके करा जानते नहीं बोले तारी छोरी का लोग बह रहा है। बात खत्म होगी उनकी सुनती, चलो भाई कोई बात नहीं, इनका सदर इतना है। अब दूसरे जो पढ़े लिखे लोग थे वो चले गए, उनसे गया भाई तारी गराड़ी का तारा बटे हुआ रहा लेने के लिए। बात तो एक ही थी परंतु कहने का ढंग जो है वो इस तरह का था। एक ने सभ्यता से सलीके से बात को बोला और दूसरे व्यक्ति ने फुहड़ता जो चीज को बोल दिया। तो इस चीज के ऊपर मैं आपसे जरूर ये कहूंगा, इनिशिएटिव आप लोग भी लें, कोई भी ऐसी बात न करें जिससे आंदोलन की साख भी कमजोर हो और आप लोगों के जो करैक्टर है किसानों का विशेष करके उसके ऊपर भी कोई व्यक्ति उंगली न उठा पाए। सिंधु साहब आंकड़ों की बात कर रहे थे, बहुत बार मैंने आंकड़े आपको बताए हैं, थोड़े हैं 2 मिनट के लिए फिर मैं जो आपको थोड़ा सा हल्का सा बता देता हूं। देश का जो कृषि सेक्टर है वो पूरे विश्व में सबसे बड़ा है। एक साल के अंदर आपका भारत देश का जो किसान है वो 12 लाख करोड़ का जो है फसलों को उत्पादन करता है। 12 लाख करोड़ जो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा है। देश की जो जीडीपी है, ग्रोथ रेट जो होती है जिसके ऊपर ये तय किया जाता है कि विकसित जो होगा, जो ग्रोथ रेट जो चलेगी, जो विकास की दर चलेगी देश की, वो कौन लोग तय करेंगे। तो उसमें किसानों का जो हिस्सा वो 70% हिस्सा वर्तमान में 1951-52 की बात की जाए उस समय खेती में सबसे ज्यादा जीडीपी का योगदान था और 71% हिस्सा किसान अपनी तरफ से प्रोडक्शन कर करके वो सरकार के खजानों को ठोका करता था। आज यदि नेताओं की यदि बात करें तो नेताओं के अंदर तो एक तेले की लेकर नहीं है। नेताओं को ये नहीं पता आपको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, कुछ भी उलट बोल देते हैं और बाद में जब चीजें वायरल होती हैं तो जाकर के सब लोगों के सामने हाथ जोड़ करके माफी मांगते हैं। ये सिलसिला है। नेता होते थे लाल बहादुर शास्त्री जैसे लोग, नेता होते थे एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोग। लाल बहादुर शास्त्री की यदि मैं बात करूं 1965 के अंदर जब चाइना के साथ हमारा युद्ध हुआ तो देश के अंदर खाद्यान्न की बहुत भारी कमी थी और केवल खाद्यान्न की नहीं, हमारे सैनिक पिछले सीमा के ऊपर जो लोग लड़ रहे थे उनके पास हथियारों की भी कमी हो गई थी, गोला बारूद बिल्कुल खत्म हो गया था। तब उन्होंने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान, और उसकी शुरुआत सबसे पहले अपने घर से उन्होंने की। सबसे पहले जहां प्रधानमंत्री आवास जो होता था, जहां वो रहा करते थे, पूरा का पूरा जो लान था उसके अंदर ट्रैक्टर चलवा करके चारों तरफ गेहूं रोपित उन्होंने कर दी थी। और उसके बाद अपने घर की जितनी बहुएं थी, अपनी स्वामी की जो बीवी थी, उनके सारे के सारे जो जेवर थे, गहने थे, वो सारे के सारे उतार करके गिरवी उस व्यक्ति ने रख दिए थे ताकि उससे पैसा आए, हथियार खरीदो और अपने देश के सैनिकों के पास भेजो। ये लोग होते थे नेता। आजकल के जो लोग हैं इन्हें कुछ भी नहीं पता। और कमाल की बात देखिए, जो नौजवान हरियाणा ग्रुप डी की यदि मैं बात करूं, क्योंकि हम लोग स्वयं उन चीजों की तैयारी करते हैं, हमें पता भी है। हरियाणा ग्रुप डी में यानी कि जो बेलदार लगे हैं, जो चपरासी लगे, जो स्वीपर लोग लगे हुए हैं, उनके पास पीएचडी, एमफिल, एमए, बीएड और बीएससी इतने पढ़े लिखे लोग, उन्हें जो है आज चपरासी की नौकरी मिल रही है। और यदि हरियाणा सरकार की बात करें जो वर्तमान में परिवहन मंत्रालय जिनके पास है वो महज 8वीं पास हैं। ये देखिए कितना बड़ा गड़बड़। 8वीं पास तो जो है सत्ता चलाने वाले लोग हैं और जो लोग बहुत बड़ा उच्च स्तर जिनका बौद्धिक स्तर, वो लोग बैठ करके वहां जो है झाड़ू लगा रहे हैं। अब आप यहाँ से स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि इस देश का क्या हाल होगा फिर। तो ये बहुत बड़ा घालमेल है, बहुत बड़ा जो है ये तालमेल है। और किसी नेता ने कभी कहा था कि किसान कौन है। किसान 1875 के अंदर महर्षि दयानंद ने आर्य समाज की यदि मैं बात करता हूँ, आर्य समाज और आर्य समाज की पृष्ठभूमि होने के कारण देश के हर हिस्से में जाने का अवसर मुझे मिलता रहता था। 1875 के अंदर उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की और उसमें सत्यार्थ प्रकाश एक ग्रंथ वो लिखते हैं जो कालगई ग्रंथ है, सबसे बड़ा ग्रंथ जिसे माना गया है। एक पाश्चात्य विद्वान हुआ कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने अपने पूरे जीवन के अंदर सिर्फ एक पुस्तक ली जिसका नाम था दास कैपिटल, और वो बड़ी जबरदस्त वायरल हुई। लोग उसको जो है बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ते हैं और आगे भी उसका वर्णन करते हैं। परंतु उस व्यक्ति ने 25 साल के अंदर जाकर के एक पुस्तक ली, महज 25 साल में एक पुस्तक। परंतु ऋषि दयानंद ने एक पुस्तक ली, सत्यार्थ प्रकाश उसका नाम था। मैं 3 महीने के अंदर उस पुस्तक को लिख दिया और 3000 से ज्यादा ग्रंथ पढ़ने के बाद उस पुस्तक को लिखा गया। कहने का भाव ये था। उन्होंने उसी के अंदर लिखा, किसान की जब बात आई उनसे पूछा कि किसान कौन है, आप किसान के विषय में क्या कहते हैं। उन्होंने कहा किसान अन्नदाता है और राजाओं का भी राजा है। उन्होंने कहा किसान राजाओं का भी राजा है, सबसे बड़ा राजा है, क्योंकि वो एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने
परिश्रम से स्वयं परिश्रम करता है और राष्ट्र को अन्न में भी आत्मनिर्भर बनाता है, किसी व्यक्ति को भूखे पेट सोने के लिए मजबूर नहीं करता, ये अन्नदाता का पराक्रम है। तो आप लोग जो बैठे हैं, आप अपने सामर्थ्य को पहचानिए। आपके पास सामर्थ्य है, एक है लोक सत्ता, दूसरी है राज सत्ता। लोक सत्ता वो है जिसमें पंच बनते, सरपंच बनते हैं। दूसरी है राज सत्ता जिसमें पीएम बनता, सीएम बनता है, एमएलए बनते हैं, एमपी बनते हैं। राज सत्ता का जो रास्ता वो लोक सत्ता से होकर के गुजरता है, क्योंकि लोक सत्ता ही राज सत्ता का निर्माण करती है। परंतु कमाल की बात है, दुर्भाग्य की बात यह है, राज सत्ता लोक सत्ता के ऊपर सदैव हावी रही है, क्योंकि राज सत्ता सदैव लोक सत्ता को दबाते हुए आई है और इसीलिए देश के अंदर यही परिस्थितियां सदैव के लिए रही, वही आज है और वही कल होंगी। यदि इन चीजों को बदलना है तो आप सबको अपने अपने उत्तरदायित्व का पालन करना होगा। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी सुनिश्चित करनी होगी, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से जुड़ा, चाहे वो कृषि करता है, पशुपालन करता है, वो सीमा के ऊपर खड़ा कुछ भी वो करता है, सब लोग अपने पराक्रम को पहचाने। और वेद ने कहा वयम राष्ट्रीय जागर्याम पुरोहिता, मैं राष्ट्र का जागृत पुरोहित हूँ। तो आप लोग सब के सब राष्ट्र के जागृत पुरोहित हैं, इसलिए आगे बढ़िए। परमात्मा आपके साथ है, आम जनमानस भी आपके साथ है। आपकी लड़ाई लंबी चलेगी, मैं ये भी आपको क्लियर कर देता हूँ। 2024 से पहले मुझे नहीं लगता सरकार आपकी मांगों के ऊपर कोई इनिशिएटिव लेगी, ये बिल्कुल तय है मेरी बात, क्योंकि चारों तरफ घूमते हैं, पता लगता रहता कि क्या होने वाला है। तो आपको लंबा लड़ना होगा और किसी ने कहा संघर्ष जितना लंबा होगा सफलता उतनी ही शानदार होगी। इसलिए चलते रहिए, लड़ते रहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सबको नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, विस्तार से आंकड़ों के साथ आपके बीच में अपनी बात रखी। साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।